नमस्कार आप सभी को टफ अरिथमेटिक क्वेश्चंस की सीरीज में आपका स्वागत है। आज है इसका डे 2। तो कल होमवर्क में मैंने सवाल दिया था आपको और कमेंट सेक्शन में आंसर देने को बोला था। सिर्फ दो लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर आया। करेक्ट आंसर इज 14 और दो लोगों के नाम है, एक की आईडी है ड्रीमर के नाम से और एक की आईडी है सोहिल के नाम से। तो वेल डन सोहिल एंड ड्रीमर। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस। In a class 120 students, each student took 3 tests, maths, English and humanities। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने ये सवाल ट्राई नहीं किया तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई जरूर करें। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट हैं, तो 3 वेरिएबल वाला वेन डायग्राम इस सिचुएशन को समझने के लिए हम बना लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक 3 वेरिएबल का वेन डायग्राम 3 सब्जेक्ट के लिए हमने यहाँ पर बनाया। अच्छा, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गया, ये भी यहाँ पर कहा गया है। टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 120। तो टोटल इज 120। ठीक है, एंड देर आर 3 सब्जेक्ट्स, मैथ्स, इंग्लिश एंड ह्यूमैनिटीज। ठीक है, तो मैथ्स में पास होने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 60। इंग्लिश में पास होने वाले हैं 90 और ह्यूमैनिटीज में पास होने वाले कितने हैं? 80। राइट, नन ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। नन ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट। तो जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे वो इन तीनों सर्कल्स के बाहर आएंगे। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो इन तीनों सब्जेक्ट्स के बाहर है, मतलब n की वैल्यू क्या है? 0। देयर इज नो स्टूडेंट आउटसाइड दीज 3 सर्कल्स। यानी इन सारी वैल्यूज का जो सम होगा वो 120 के बराबर होगा। यहां पर बोला गया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। एटलीस्ट वन सब्जेक्ट का मतलब एग्जैक्टली 1 में पास होने वाले, एग्जैक्टली 2 में पास होने वाले और एग्जैक्टली 3 में पास होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो 25% ज्यादा है किससे? दोज हु पास्ड इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स का मतलब 2 और मोर देन 2, यानी 2 एंड 3 सब्जेक्ट्स। तो हम कह सकते हैं इससे 25% ज्यादा है, मतलब अगर ये वैल्यू 4 है तो ये वैल्यू 5 हो जाएगी। 25% ज्यादा है। अच्छा, एग्जैक्टली 1 का मतलब ये और ये वाला पार्ट। एग्जैक्टली 2 का मतलब ये वाला, ये वाला और ये वाला। और एग्जैक्टली 3 का मतलब ये सेंटर वाला पार्ट। इन तीनों का सम मिलाकर कितना होना चाहिए? 120 के बराबर होना चाहिए। तो हमें ये पता है कि ये हो गया 120। ये तो हमें पता है 120 के बराबर है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 5 यूनिट की वैल्यू 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू 24, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 इंटू 24 यानी कि 96। ठीक है, 4 यूनिट की वैल्यू 96 हो गई। यस, चलिए, तो हमें ये पता चल गया। अब एक और चीज, जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं, है ना, इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं 60 प्लस 90 प्लस 80, तो वो क्या बनता है? 1 टाइम एग्जैक्टली 1 प्लस 2 टाइम्स एग्जैक्टली 2 प्लस 3 टाइम्स एग्जैक्टली 3। ये बनता है कि नहीं बनता? यस, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ दीज 3। तो इन तीनों का सम क्या है? 9 और 8 17 प्लस 6 23, यानी 230। भाई जब आप इन तीनों को ऐड कर दोगे ना, इस सर्कल को प्लस इस सर्कल को प्लस इस सर्कल को, तो एग्जैक्टली 1 वाला पार्ट एक बार काउंट होगा, एग्जैक्टली 2 वाले पार्ट 2 बार काउंट होंगे, एग्जैक्टली 3 वाला 3 बार काउंट होगा, है ना। दैट्स हाउ वी फ्रेम दिस इक्वेशन, राइट। अब अगर मैंने, देखो, इसमें से इसको माइनस किया तो मुझे क्या मिलेगा? 1 टाइम ये एग्जैक्टली वन कैंसिल हो जाएगा, राइट। एग्जैक्टली 1 से एग्जैक्टली 1 कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम्स एग्जैक्टली 2 माइनस एग्जैक्टली 2 बराबर एग्जैक्टली 2। 3 टाइम्स 3 माइनस 1 टाइम 3 मतलब 2 टाइम्स 3 इक्वल्स टू व्हाट? 230 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है? 120। सो इट इज 110। ठीक है, अब मुझे एग्जैक्टली 3 की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं? इसमें से इसको माइनस कर सकता हूं। जब मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। 2 टाइम्स एग्जैक्टली 3 माइनस एग्जैक्टली 3 बराबर एग्जैक्टली 3। दैट इज इक्वल टू 110 माइनस 96 बराबर 14। तो हमसे यही पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, मतलब एग्जैक्टली 3 की वैल्यू पूछी गई है, तो आंसर इसका 14 होगा, इस तरीके से, राइट। सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू नीड द नॉलेज ऑफ वेन डायग्राम ऑफ 3 वेरिएबल्स। अब आज का पहला सवाल देखते हैं। A mixture P is formed by removing certain amount of coffee from a coffee jar
and replacing the same amount with cocoa powder. The same amount is again removed from mixture P and replaced with same amount of cocoa powder to form a new mixture Q. The ratio of coffee and cocoa in mixture Q is 16:9. Then the ratio of cocoa in mixture P to that in mixture Q. So to solve this question you need the knowledge of removal and replacement. तो इसमें देखो होगा क्या, बेसिकली शुरुआत में सिर्फ कॉफी थी, कॉफी जार में कॉफी भरी हुई थी, है ना, और धीरे धीरे हम रिप्लेस करते गए और कोकोआ पाउडर मिलाते गए, मतलब कॉफी की मात्रा कम होती गई, कॉफी का जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा, और रिमूवल रिप्लेसमेंट में टोटल हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जितना हम निकाल रहे हैं उतना क्वांटिटी हम कोकोआ पाउडर मिला दे रहे हैं। सो टोटल एट एवरी स्टेप रिमेन सेम। तो फाइनली अगर मैं कॉफी और कोकोआ का रेशियो देखूं मिक्सचर क्यू में, फाइनली क्या बनता है मिक्सचर क्यू, इसमें कॉफी और कोकोआ का रेशियो क्या है, कॉफी एंड कोकोआ पाउडर का जो रेशियो है दैट इज 16:9, है ना, 16:9। ठीक है, इससे पहले क्या था, इससे पहले था मिक्सचर पी, है ना, और उससे पहले क्या था, इनिशियल अमाउंट ऑफ कॉफी ओनली, सिर्फ कॉफी थी शुरुआत में। ठीक है, कॉफी थी, राइट। तो आप ये सोचिए कि टोटल जब कांस्टेंट रहता है इसका मतलब कि पहले कॉफी कितनी रही होगी, 16 + 9 25, बिकॉज पहले सिर्फ कॉफी थी ना, और अभी कॉफी और कोकोआ मिलाकर टोटल 25 यूनिट है, तो शुरुआत में भी 25 यूनिट ही टोटल रहा होगा, तो कॉफी कितनी रही 25। अभी आप कॉफी पर अगर ध्यान दें तो शुरुआत में कॉफी 25 यूनिट थी और अब कॉफी हो चुकी है 16 यूनिट, तो 25 से 16 हो गई, मतलब 5 स्क्वायर से 4 स्क्वायर हो गई, राइट। ऐसा 2 बार में हुआ, बिकॉज 2 बार हमने रिमूवल रिप्लेसमेंट किया है, और रिमूवल रिप्लेसमेंट क्या फॉलो करता है, सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज। तो 2 बार में पावर 2 आ रही है, तो एक बार में क्या होगा, पावर 1 आएगी, 5:4 का रेशियो बनेगा, यानी हम कितना पार्ट रिमूव कर रहे हैं, 1/5, है ना। हर आइट्रेशन पर, हर स्टेप में हम कितना पार्ट रिमूव कर रहे हैं, 1/5, यानी मैंने यहां से 1/5 कॉफी रिमूव की, तो इसका 1/5 हो गया 5 यूनिट, 5 यूनिट कम कर दी तो यहां पर हो गया 20 यूनिट। अच्छा, टोटल तो सेम रहना चाहिए, टोटल कितना है, यहां पर भी 25 है, यहां भी 25 है, तो यहां भी 25 होना चाहिए, तो 5 यूनिट मैंने कॉफी निकाली और 5 यूनिट कोकोआ पाउडर मिला दिया। तो मिक्सचर पी में कोकोआ पाउडर कितना है, 5 यूनिट, और मिक्सचर क्यू में कोकोआ पाउडर कितना है, 9 यूनिट, तो इन दोनों का रेशियो हमसे पूछा है, आंसर हो गया 5:9, ऑप्शन बी। डन, यस, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। Brishti went on an 8-hour trip in a car. Before the trip, the car had traveled a total of X किलोमीटर till then. मतलब कार जब से चलना शुरू हुई है ना, जब से नई कार उसने परचेज की तब तक जो मीटर पर रीडिंग है वो X किलोमीटर है। ठीक है, तो मतलब कार ने शुरुआत जब की ट्रिप की तो उसमें मीटर में रीडिंग कितनी थी, X किलोमीटर, और उसने 8 घंटे तक कार चलाई। ठीक है, 8 घंटे में ये डिस्टेंस उसने कवर किए। एक्स इज अ होल नंबर एंड इज पैलिंड्रोमिक। एक्स एक पैलिंड्रोमिक नंबर है। पैलिंड्रोमिक नंबर का मतलब जो उल्टा और सीधा एक जैसा लगे, जैसे 1 3 2 3 1, राइट। इसको यहां से पढ़ो या यहां से पढ़ो एक ही बात है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक नंबर। तो ये जो एक्स है एक पैलिंड्रोमिक नंबर है। एक्स इज एन पैलिंड्रोमिक नंबर। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो आगे बोला है एट द एंड ऑफ द ट्रिप द कार हैड ट्रेवल्ड अ टोटल ऑफ दिस 26862 किलोमीटर। मतलब जब ट्रिप खत्म हुई तो कार के मीटर पर जो रीडिंग थी वो कितनी थी, 26,862 किलोमीटर, राइट। टिल देन दिस नंबर अगेन बीइंग पैलिंड्रोमिक, दिस इज आल्सो पैलिंड्रोमिक। आप यहां से पढ़ो या यहां से पढ़ो एक जैसा है, 26862 26862। ओके, इफ ब्रिस्टी नेवर ड्रोव एट मोर देन 110 किलोमीटर पर आवर, उसने कभी भी जो उसकी स्पीड थी वो 110 से ऊपर नहीं गई, मतलब मैक्सिमम जो हाईएस्ट स्पीड है उसकी 110 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। देन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एवरेज स्पीड एट विच शी ड्रोव ड्यूरिंग द ट्रिप वाज व्हाट, राइट। अभी आप कहोगे सर 110 ही ले लेते हैं ना, अगर मैक्सिमम पूछा है तो 110 क्यों नहीं ले रहे भाई। अगर आप 110 लोगे तो यहां पर आप 110 × 8 करोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, ये डिस्टेंस जब इसमें से माइनस करोगे तो ये रीडिंग आएगी। तो जरूरी नहीं है कि वो रीडिंग पैलिंड्रोमिक आए। तो कंडीशन जो सबसे पहले हमें फुलफिल करनी है कि x शुड बी अ पैलिंड्रोमिक नंबर। ठीक है,
तो हम एवरेज स्पीड निकालते कैसे हैं, हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगी, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग कर दें तो इसमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगी, राइट। अभी जो मीटर दिखा रहा है, पहले जो मीटर दिखा रहा है, इसमें से इसको माइनस कर दो, 26862 में से माइनस कर दिया मैंने x डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इज 8, ये हो गई एवरेज स्पीड, राइट। दिस इज एवरेज स्पीड and this average speed can never be more than 110, so it has to be less than equal to 110, क्योंकि कभी वो 110 से ऊपर गई ही नहीं, तो एवरेज तो 110 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 110 हो सकती है। तो यहां से मैं कहूंगा 26862 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 880, तो x को इधर ले गए, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें से 880 माइनस करेंगे तो इट इज 2, दिस इज 8 and 17 minus this is 9 and this is 25, 25982। अब मुझे x की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा रखनी है या कम से कम, डेफिनेटली मुझे एवरेज स्पीड की ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है। मतलब मुझे देखो डिनोमिनेटर तो फिक्स है मेरे पास, न्यूमरेटर को मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है तो माइनस वाले पार्ट को कम से कम रखना पड़ेगा, यानी x की मुझे कम से कम वैल्यू रखनी है। x should be as least as low as possible, जितना कम आप रख सको उतना कम। तो x की वैल्यू मुझे पता है कि इससे तो ज्यादा होनी चाहिए, तो इससे पहले जो भी सबसे पहला पैलिंड्रोमिक नंबर आपको मिले वही x की वैल्यू होगी, क्योंकि कम से कम निकालनी है। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, हम चाहते तो ये भी रख सकते थे, बिकॉज 110 रखने पर मुझे ये मिल रहा है, लेकिन ये पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं है, दिस इज द प्रॉब्लम। तो x की वैल्यू, इसके बाद पैलिंड्रोमिक नंबर कौन सा आएगा, अगर मैं 25 की रेंज में देखूं तो क्या आएगा, 25952, लेकिन ये तो इससे छोटा हो जाएगा, जबकि मुझे तो इससे बड़ी वैल्यू चाहिए ना। तो 25 की रेंज में तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तो मुझे 26 रखना पड़ेगा, है ना। 26,000 की रेंज में जाना पड़ेगा, मिनिमम चाहिए तो यहाँ बीच में 0 रख दो। उसके बाद पैलिंड्रोमिक बनाना है, तो यहाँ पर 26 रिपीट हुआ है तो राइट से भी 26 होना चाहिए। सो दिस शुड बी द रीडिंग ऑफ मीटर, है ना। ये एक पैलिंड्रोमिक नंबर भी है, इससे बड़ा भी है, और इससे बड़ा सबसे पहला पैलिंड्रोमिक नंबर यही है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी मेरे पास, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 26,062 रख देता हूं, तो x की जगह ये रखोगे तो 62 से 62 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, 800, 800 बाई 8, तो आंसर इज व्हाट, 100। सो 100 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। डन, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The amount of job that Amal, Sunil and Kamal can individually do in a day are in harmonic progression. Okay. Kamal takes twice as much time as Amal to do the same amount of job. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ मान लेते हैं, आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से जरूर ट्राई कीजिए इस सवाल को। अमल, सुनील एंड कमल, ठीक है, अमाउंट ऑफ जॉब दे डू इन वन डे इज कॉल्ड देयर कैपेसिटीज। एक दिन में जितना काम करते हैं दैट इज कॉल्ड देयर कैपेसिटीज, राइट, एंड दे आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब सबसे पहले क्या कहा गया है, कमल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज अमल टू डू द सेम अमाउंट ऑफ जॉब। कमल सेम अमाउंट ऑफ काम करने में अमल से डबल टाइम लेता है। डबल टाइम लेता है मतलब कमल की कैपेसिटी आधी है ना भाई। डबल टाइम कौन ले रहा है, कमल डबल टाइम ले रहा है ना, तो कैपेसिटी अमल की तुलना में इसकी आधी होगी। मतलब इसकी कैपेसिटी अगर 2 यूनिट मानी तो इसकी कैपेसिटी 1 यूनिट होगी। टाइम डबल लिया मतलब कैपेसिटी हाफ। अच्छा, दे आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये एचपी में है, तो जो मिडिल वाला नंबर होता है वो इन दोनों का हार्मोनिक मीन होगा। अगर दो नंबर मेरे पास ए और बी हैं तो उनका हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2ab अपॉन a प्लस बी। ये बात मैं पहले कई बार आपको बता चुका हूं। सो इट इज व्हाट, 2 into 1 अपॉन 2 plus 1, सो इट इज 4/3। इसकी कैपेसिटी आ गई 4/3। तो हमारे लिए तो कैपेसिटी का रेशियो मैटर करता है, तो इसका रेशियो ले लें तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। तो इसकी कैपेसिटी 6, इसकी 4, इसकी 3 हो गई। अमल एंड सुनील वर्क फॉर 4 days and 9 days। तो अमल ने 4 दिन काम किया तो 6 into 4, इसने 9 दिन काम किया यानी 9 into 4, ठीक है, या 4 into 9, कुछ भी कह लो, 4 into 9। तो बाकी बचा हुआ काम कमल ने कितने टाइम में फिनिश किया, 16 दिन में, तो 3 into 16। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया, 24 प्लस 36, 60, 60 प्लस 48, 108 यूनिट्स मेरे पास टोटल काम हो गया। अभी ये पूछा गया है कि ये काम सुनील कितने टाइम में करेगा, तो सुनील की कैपेसिटी है 4 यूनिट पर डे, तो 108 यूनिट करने में वो कितना टाइम लगाएगा, 108 अपॉन 4 यानी 27 डेज, 27 डेज। ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लैब एक्सपेरिमेंट मेजर्स द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट 8 AM एवरी डे। ठीक है, starting with 2 organisms on the first day, the number of organisms on any day is equal to 3 more than twice the number on the previous day. Okay, if the number of organisms on nth day exceeds 1 million, then what is the lowest possible value of n? n की कम से कम वैल्यू क्या होगी? सो ध्यान से इसको एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए एंड लेट्स डिस्कस दिस। डे 1 की अगर हम बात करें तो डे 1 पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है 2। डे 2 पर कितने होंगे? हम कह सकते हैं डे 2 पर होंगे भाई, डे 2 पर होंगे इसका डबल और उससे 3 ज्यादा, तो इसका डबल किया तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 3। डे 3 पर कितने होंगे? हमें एक पैटर्न बनाना है, सबसे पहले पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। डे 3 पर कितने होंगे? इसका डबल कर दो, इसका डबल किया तो इन दोनों में 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 और उससे 3 ज्यादा। डे 4 पर कितने होंगे? डे 4 पर होंगे 2 की पावर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 की पावर 4, 3 इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 की पावर 1 और उससे 3 मोर, 3 मोर। ऐसे ही करते करते अगर मैं nth डे पर पहुंचू तो nth डे पर क्या होगा? अब आप पैटर्न देखो, यहां पर देखो, पहले दिन पर 2 की पावर 1, दूसरे पर 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो nth डे पर होगा 2 की पावर n प्लस 3 इंटू 2 की पावर क्या होगा यहां पर? अगर मैं 2 की पावर यहां देखूंगा तो यहां तो 0 है, यहां 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 2 है, तो इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, यहां भी 2 का डिफरेंस होगा, यानी सीरीज n-2 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी? दिस इज 3 इंटू, देखो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, है ना? या नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, है ना? नहीं भी लिखोगे तो ऐसे ही रहने दो। ये कहां तक जा रही है? 2 की पावर 1 तक जा रही है अल्टीमेटली, 3 इंटू 2 की पावर 1, 3 इंटू 2 की पावर 1 तक जा रही है सीरीज। ठीक है, और प्लस एक 3 एक्स्ट्रा है, प्लस 3, राइट? तो मैं अगर यहां से 2 की पावर n को तो ऐसे ही रहने देता हूं, यहां से अगर 3 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बनेगा? 2 की पावर n-2 से ये सीरीज कहां तक जाएगी? 2 की पावर 1, ये आएगा 3 कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 1। ठीक है, तो 1 2 की पावर 1, अगर राइट से काउंट करूं तो 1 2 की पावर 1 2 की पावर 2 एंड सो ऑन। तो इस सीरीज को मैं राइट टू लेफ्ट ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 and so on up to 2 की पावर n-2। so what is this series called? this is called GP, geometric progression। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम होता है वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, 2 की पावर n प्लस 3 इंटू जीपी का जो सम होता है वो होता है a इंटू a इज वॉट 1, r की पावर n-1, तो r इज वॉट, यहाँ पर जो r है कॉमन रेशियो वो है 2, इसकी पावर n-1। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पर? ये पावर 0 से लेकर n-2 तक काउंट करो तो n-1 टर्म्स हैं, तो उसमें से भी -1 करेंगे तो n-2 आएगा। ठीक है, माइनस 2 की पावर n, सॉरी 2 की पावर n-1, 2 की पावर r की पावर n-1, तो पावर n टर्म्स कितने हैं यहाँ पर? n-1 टर्म्स है, -1 अपॉन r-1, so r is what 2, 2 minus 1 is 1 only, so this is the sum, we can say 2 की पावर n प्लस 3 इंटू 2 की पावर n-1 -3, ये हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से 2 की पावर n-1 कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा 2 प्लस 3 -3, so this becomes ultimately 5 into 2 की पावर n-1 -3। अभी आपको अंदाजा ये लगाना है कि n की वैल्यू में क्या रखूं ताकि ये वैल्यू 1 मिलियन से अधिक आ जाए। 1 मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन का मतलब होता है 10 रेज टू द पावर 6, 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, 10 रेज टू द पावर 6। ठीक है, और ये जो है 10 रेज टू द पावर 6 से ज्यादा आ जाए तो n की वैल्यू कम से कम मुझे क्या रखनी चाहिए? ठीक है, सो आप सोचो यहां पर n की वैल्यू क्या रखोगे? एक अंदाजा तो लगा सकते हैं ना, अंदाजा आप लगाओ कि जब आप देखो 10 की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 10 की पावर, अंदाजा लगाने के लिए काम हम कर रहे हैं, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, राइट? 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 2 की जगह 5 की जगह 4 कर देता हूं तो डेफिनेटली ये वैल्यू छोटी हो जाएगी इससे,
राइट, हो जाएगी। 10 की पावर 6 यानी 1 मिलियन इज डेफिनेटली ग्रेटर देन दिस इज 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 प्लस इंटू 2 की पावर 6 इज 2 की पावर 18, राइट। सो डेफिनेटली मुझे n की वैल्यू लगभग 18 के आसपास रखनी है, ठीक है। तो अगर मैं n की वैल्यू 18 रखूंगा तो 2 की पावर 18 की वैल्यू क्या होती है, आप ये सोचो। तो आप देखो कि 2 की पावर 10 की वैल्यू, या इनफैक्ट 2 की पावर 10 होता है 1024, देन 4096, 2048, देन 4096। 2 की पावर 12 तक तो सभी को पता है 4096। 2 की पावर 13 पर हम जाएंगे तो 8000 के आसपास होगा, ठीक है। हम लगभग लगभग देख रहे हैं। 2 की पावर 14 पर जाएंगे तो 16000 के आसपास होगा, डबल होता जाए। 2 की पावर 15 पर जाएंगे तो 32000 के आसपास होगा। 2 की पावर 16 पर जाएंगे तो 64000 के आसपास होगा। 2 की पावर 17 पर जब हम गए तो 128,000 के आसपास होगा, 1,28,000 के आसपास। तो जब मैं n की वैल्यू यहां पर 17 रखूंगा, है ना, n की वैल्यू यहां पर 18 रखूंगा, तो n माइनस 1 की वैल्यू 17 आएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 1,28,000 इंटू 5 ना, 1,28,000 इंटू 5 मतलब 6,40,000, है ना। और 6,40,000 माइनस 3 मतलब 6,40,000 के आसपास ये वैल्यू आएगी। अगर मैं यहां पर n की वैल्यू 18 रखता हूं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 17। 2 की पावर 17 मतलब 1,28,000, 1,28,000 इंटू 5 यानी 6,40,000, माइनस 3 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वैल्यू 6,40,000 तक आएगी, लेकिन हमें तो 1 मिलियन क्रॉस कराना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू और डबल हो जाएगी। 6,40,000 का डबल होगा 12 लाख के आसपास। मतलब जैसे ही मैं n की वैल्यू 19 रखूंगा तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर 2 की पावर 18 आएगा, जो कि 12 लाख के आसपास होगा, और वैल्यू जो है 1 मिलियन को क्रॉस कर जाएगी। तो कब क्रॉस करेगी, n इक्वल टू 19 पर। सो आंसर इज 19। n की कम से कम वैल्यू 19 होनी चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, और ये सवाल आज का आखिरी सवाल है जो होमवर्क है। सभी लोग इसका आंसर निकालने की कोशिश करें, कमेंट में इसका आंसर दें। जो जो इसका करेक्ट आंसर देगा उसका नाम नेक्स्ट क्लास में अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो सीरीज है हमारी टफ अरिथमेटिक क्वेश्चंस की सीरीज है, ट्रिकी अरिथमेटिक क्वेश्चंस की सीरीज है, ये लगातार ऐसे ही चलती रहेगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। अगर आप रेगुलरली ट्रिकी अरिथमेटिक क्वेश्चन सीरीज के वीडियो को देखते हैं तो डेफिनेटली आपके जो अरिथमेटिक वाला पोर्शन है, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, उसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक। थैंक यू सो मच।